So we were discussing some questions and we have discussed 20 questions already. अब हम डिस्कस करेंगे आपका 21st क्वेश्चन. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आपका 21वां क्वेश्चन. ओके, तो 21वां क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आपको इसका आंसर आना चाहिए. क्वेश्चन है आपका, कौन सी नेबरिंग कंट्री यानी कि कौन सा पड़ोसी देश भारत से अच्छा परफॉर्म कर रहा है किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट में. इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में देखो, आपको पता है ना कि इंडिया का नेबर आपका बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है. तो आपको अभी आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा नेबर ऐसा है भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया से बेटर है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया से बेटर है. अगर आप लोग 10th क्लास में हो तो आपको आइडिया होगा कि ये जो चीज है, ये चीज आपके 10th क्लास के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ही है. ओके, सो यू गाइस आर गिविंग आंसर्स. ओके, वेरी गुड. वी आर गेटिंग आंसर बी, आंसर सी. ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर गिविंग आंसर्स. आप में से कुछ लोग का आंसर बिल्कुल सही है. इसका आंसर है आपका बी. ओके, तो श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर. देखो, जब हम बात करते हैं आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट है इसको और हम ग्रोथ को कभी कभी कंफ्यूज करते हैं. तो इस चीज को डिस्कस करने से पहले आप समझो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है. ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इससे हम पता लगाते हैं कि देश आपका अच्छा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा. ठीक है, अब सपोज करो कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर या 170 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है आपकी. लेकिन क्या आपकी हाइट और वेट बचपन से इतना ही है? नहीं ना. तो अगर आप साइज में ग्रो कर रहे हो तो क्या कहेंगे उसको हम, ग्रोथ. अगर आप साइज में ग्रो कर रहे हो तो क्या कहेंगे उसको हम, ग्रोथ. और अगर आप मेंटली ग्रो कर रहे हो, ठीक है, देखो ग्रो तो सब करते हैं. अब जितने आपके फ्रेंड्स होंगे उनका भी पहले साइज छोटा होगा, फिजिकल अपीयरेंस छोटी होगी, लेकिन उम्र साथ उनका साइज बढ़ा ना बढ़ा. ठीक है, लेकिन अभी भी आप में और उनमें फर्क है, क्योंकि आपकी मेंटल डेवलपमेंट बढ़िया होगी, शायद उनकी ना हो पाई हो, या शायद उनकी ज्यादा बढ़िया होगी. तो डेवलपमेंट एक आपका अलग कॉन्सेप्ट है. देखो, ग्रोथ क्या है, आपका क्वांटिटी से जुड़ा हुआ चीज, और डेवलपमेंट है आपका क्वालिटी से जुड़ा हुआ चीज. ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि आपके दो कंसेप्ट हैं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे. तो ग्रोथ जो है आपका, ग्रोथ है आपका क्वांटिटी, साइज. ठीक है, और डेवलपमेंट है आपका क्वालिटी. तो अगर हम बात करें इंडिया की ग्रोथ को नापने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, आप कहेंगे जीडीपी का सहारा लेते हैं. तो इंडिया की ग्रोथ को नापने के लिए हम सहारा लेते हैं जीडीपी का, और डेवलपमेंट को नापने के लिए हम सहारा लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का. और अगर इंडिया की ग्रोथ की बात करें तो इंडिया ग्रोथ में बहुत आगे है. ठीक है, इंडिया दुनिया में 5th रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. इंडिया 5th रैंक करता है, हमारा जीडीपी बहुत बड़ा है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एचडीआई की तो एचडीआई में हम बहुत पीछे हैं. एचडीआई में इंडिया का रैंक कितना है, 132. तो आपका एचडीआई में इंडिया का रैंक 132 है, और ग्रोथ में यानी कि जीडीपी में इंडिया का रैंक कितना है, 5th. इसका मतलब कि अगर आप ग्रो कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि आप डेवलप भी कर रहे हो. तो ग्रोथ में इंडिया आगे, डेवलपमेंट में पीछे है. रैंक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इंडिया इज 5th, एंड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इंडिया इज 132. ठीक है, कौन बताता है हमारा इंडिया का रैंक 132 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन करता है पब्लिश. तो आपने याद रखना है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी. यूएनडीपी आपकी एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की. वो आपका हर साल एचडीआई इंडेक्स पब्लिश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करता है, और इससे हमें पता लगता है कि इंडिया डेवलपमेंट में कितना आगे है, कितना पीछे है. तो सारे पड़ोसी हमसे पीछे हैं सिवाय एक पड़ोसी के. हमारा जो एक आइलैंड पार्टनर है श्रीलंका, ये हमसे एचडीआई में आगे है. देखो, ग्रोथ में तो हर कंट्री हमसे पीछे है, लेकिन डेवलपमेंट में श्रीलंका हमसे आगे है. होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी. ठीक है, ओके डन.
ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो जो भी हम यहां पे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, मैं अपने मन से आपको ये पॉइंट्स नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नेपोलियन जो कि आपका एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था फ्रांस का, वो आपकी एक जंग में हार गया था, ठीक है। नेपोलियन आपका एक जंग में हार गया था, तो आप बताइए कि नेपोलियन कौन सी जंग में हार गया था। ओके, नाउ टेल मी, इनमें से कौन सी जंग में, बैटल में आपका नेपोलियन हार गया था। वॉज इट बैटल ऑफ पेरिस, वॉज इट बैटल ऑफ इक्वेडोर, वाटरलू या प्लासी, बताओ। ओके, वेरी गुड, यू आर करेक्ट, बैटल एट वाटरलू, ठीक है। ये आपकी हुई थी 1815 में, ओके ओके, ठीक है। तो ये आपकी जो बैटल है ये आपकी हुई थी 1815 में, और इसमें आपका जो नेपोलियन था वो आपका हार गया था। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है। ओके, चलिए अभी इसी से जुड़ा हुआ एक ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी, क्या किसी को पता है बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी? ये आपका एक कोई और क्वेश्चन बन सकता है, बताइए। कैन समवन टेल मी अबाउट बैटल ऑफ प्लासी? ये बैटल कब लड़ी गई थी आपकी? स्टूडेंट्स आपका आंसर बिल्कुल सही है, वाटरलू, बट कैन यू टेल मी बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी आपकी? Yes, your Battle of Plassey was fought in the year 1757. Okay. Okay, students. Yes, 1757 is the correct answer. अब आपसे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बैटल ऑफ जो प्लासी थी आपकी, ये किसके बीच में लड़ी गई थी? ओके, तो बैटल ऑफ प्लासी जो थी आपकी, ये लड़ी गई थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसका कमांडर था उस समय रॉबर्ट क्लाइव, ओके, रॉबर्ट क्लाइव, और किसके बीच में? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल जिसका नाम था सिराज उद दौला, ठीक है। और इस बैटल में कौन जीत गया था? इस बैटल में आपके ब्रिटिशर्स जीत गए थे अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, ओके। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी, ओके, और रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। इसमें कौन जीत गए थे? आपके ब्रिटिशर्स जीत गए थे। ये बैटल आपकी इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस बैटल के बाद से आपका जो ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में वो स्टार्ट हुआ था। देखो हम कहते हैं ना अंग्रेजों ने 200 साल तक रूल किया था, तो अंग्रेज तो इंडिया में 1600 में आ गए थे। इस हिसाब से तो इंडिया के ऊपर उनको 350 साल तक रूल करना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि 150 साल तक उनके पास कोई टेरिटरी नहीं थी। उनके पास टेरिटरी कब आना शुरू हुई? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी इज द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, ठीक है, और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ओके। रॉबर्ट क्लाइव वाज आल्सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो स्टूडेंट्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इन चीजों को लिख रहे हो, क्योंकि
क्वेश्चन हमने एक डिस्कस किया, लेकिन उससे जुड़े हुए हमने और भी क्वेश्चंस यहाँ पे बना लिए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ओके, इफ थिंग्स आर क्लियर टू यू देन वी विल मूव अहेड। अब हम डिस्कस करेंगे आपका इनके बारे में, पटकाई हिल्स, ठीक है। आपके इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इंडिया में जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहां पे आपकी पटकाई हिल्स हैं। और पटकाई हिल्स कौन सी स्टेट में है, आप मुझे इसका आंसर बताइए। Students, am I expecting an answer from you? Okay. Some are saying A, some are saying C. Okay. कोई B भी बोलेगा आपका। Okay. चलिए। तो students, the correct answer of this question is Nagaland. Okay. The correct answer of this question is Nagaland. आप एक बात याद रखना, आपकी जो पटकाई हिल्स हैं, ये आपकी सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि म्यांमार में भी हैं। These hills go from India to म्यांमार, ओके। तो इंडिया से म्यांमार जाती हैं, और ये इंडिया के सिर्फ एक स्टेट में नहीं है, याद रखना, ये इंडिया में आपकी अरुणाचल में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, और ये आपकी नागालैंड में भी है, और इन दो स्टेट से होते हुए ये आपके म्यांमार में भी जाती हैं। तो इंडिया की अगर ऑप्शन में आपका अरुणाचल होता तो आपका ऑप्शन में अरुणाचल भी सही होता, क्योंकि आपकी पटकाई हिल्स नागालैंड में भी है और अरुणाचल में भी है, ठीक है, समझ गए। और साथ में इंडिया और म्यांमार इन हिल्स को शेयर करता है। दे आर नॉट एंटायरली इन इंडिया, दे आर बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन म्यांमार, ओके। दे आर बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन म्यांमार। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, एक और चीज आपको मैं बताता हूं, आपकी मेघालय की हिल्स के बारे में, ठीक है, आपकी मेघालय की हिल्स के बारे में। आपके इंडिया की जो मेघालय स्टेट है, इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, जिनका नाम है गारो, खासी एंड जैंतिया, ओके। इन द स्टेट ऑफ मेघालय, ठीक है, वी हैव 3 हिल्स, गारो, खासी एंड जैंतिया। और इन 3 हिल्स के बीच में आपकी जगह आती है जिसका नाम है मौसिनराम। आप में से कोई बता सकते हैं व्हाई मौसिनराम इज फेमस? कोई बता सकता है व्हाई मौसिनराम इज फेमस? आपको मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं इन हिल्स के बारे में? गारो, खासी और जैंतिया 3 हिल्स हैं आपकी, ठीक है। और इन 3 हिल्स के बीच में क्या है आपका? मौसिनराम। व्हाई इज मौसिनराम फेमस? वेरी गुड रेहान, वेरी गुड। आपका जो मौसिनराम है, मौसिनराम इज फेमस क्योंकि दुनिया का सबसे वेटेस्ट एरिया है ये। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश अगर किसी जगह में होती है तो वो कहां होती है आपकी? मौसिनराम में। तो मौसिनराम इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट रेनफॉल दुनिया में कहां होती है आपकी? मौसिनराम में, ठीक है। तो जो मौसिनराम है आपका गारो, खासी और जैंतिया के बीच में ही है, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। देखो, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं आपके, वो हमने यहां पे कंप्लीट किए, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। देखो, पहले आपको मैं कंसेप्ट बताता हूं ईस्टर्न घाट्स का और वेस्टर्न घाट्स का। देखो, आपका इंडिया का जो ये साउथ वाला एरिया है ना, वी कॉल दिस एरिया पेनिनसुला, ओके। वी कॉल दिस एरिया पेनिनसुला,
पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला आपका वो जमीन का टुकड़ा होता है जो 3 तरफ से आपका पानी से घिरा होता है। ठीक है, पेनिनसुला आपका वो एरिया है जो आपका 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। आपको पता है कि इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है, इस तरफ है आपकी अरेबियन सी, इस तरफ है आपकी बे ऑफ बंगाल और इस तरफ है आपकी इंडियन ओशन। तो इंडिया का जो साउथ वाला एरिया है, इसमें तीनों तरफ क्या है? आपका पानी है। ओके, तो ये हम समझ गए पेनिनसुला। आपका जो पेनिनसुला है ना, इस पेनिनसुला में इस साइड भी आपकी बहुत सारी पहाड़ियां हैं और इस तरफ भी आपकी बहुत सारी पहाड़ियां हैं। तो ये वाली जो पहाड़ियां हैं आपकी, जो ये वाली पहाड़ियां हैं आपकी, इसको हम कहते हैं आपका वेस्टर्न घाट्स और इन वाली पहाड़ियों को हम कहते हैं आपका ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब देखो जब हम बात करते हैं तो दीज आर हिल रेंजेस। रेंजेस में बहुत सारी पहाड़ियां आती हैं आपकी। ठीक है, रेंजेस में आपकी बहुत सारी पहाड़ियां आती हैं। तो इनमें से कोई एक आध आपकी ऐसी हिल या कोई ना कोई ऐसी पीक निकल के आएगी जो सबसे ऊंची होगी। तो वेस्टर्न घाट में भी एक ऐसी पीक है जो सबसे ऊंची है और आपकी ईस्टर्न घाट में भी एक ऐसी पीक है जो सबसे ऊंची है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि आपके ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और स्टूडेंट्स आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर है आपका महेंद्रगिरी। ओके, तो महेंद्रगिरी आपकी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी चोटी है। ठीक है, और जो आपका अन्नाई मुड्डी है वो आपकी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आप में से किसी ने आंसर ए भी लिखा हुआ है तो आपका ए आंसर भी सही हो सकता है अगर आपका ईस्टर्न की जगह क्या होता ऑप्शन में, क्वेश्चन में वेस्टर्न घाट्स। तो आपकी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? अन्नाई मुड्डी। और ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? महेंद्रगिरी। देखो डोडा बीटा जो है ना आपकी, डोडा बीटा, डोडा बीटा आपकी वेस्टर्न घाट में ही है और ये आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक है। डोडा बीटा आपकी वेस्टर्न घाट में ही है लेकिन ये आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो नाउ यू नो कि अनाई मुड्डी भी है और वेस्टर्न घाट्स भी है और दोनों आपकी इंपॉर्टेंट पीक्स है। तो होपफुली ये चीज जो है आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की आपको यहां पे समझ आ गई होगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन ईस्टर्न घाट योर हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी, इन वेस्टर्न घाट्स इट इज अनाई मुड्डी। ओके, चलो एक और चीज आपको मैं बताता हूं। ये जो पॉइंट है ना आपका, जहां पे आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपस में आके मिलते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो चीज है ये आपका आता है नीलगिरी हिल्स में। आपकी नीलगिरी पहाड़ियां हैं जो कि आपकी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक तीनों स्टेट्स में फैली होती हैं आपकी। तो नीलगिरी पहाड़ियों पे आके क्या मिलता है आपका? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। देखो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपके साइड वाइज आते हैं ना। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं क्योंकि आपका सिलेबस जो भी आना है वो एनसीईआरटी का सिलेबस ही आपके पेपर में आना है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। ओके, एंड व्हाइल डिस्कसिंग वन क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग 2-3 मोर कंसेप्ट्स। ओके, तो नीलगिरी आपका ऐसा एरिया है जहां पे आपका क्या आएगा? दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स आपके यहां पे आके जुड़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आपको पता है कि इंडिया को हम कहते हैं लैंड ऑफ क्रिकेट। मतलब यहां पे जन्म तो नहीं हुआ क्रिकेट का, लेकिन जितने ज्यादा क्रिकेट देखने वाले इंडिया में हैं वो आपके कहीं और नहीं मिलते। तो आप बताइए कि आपका फर्स्ट क्रिकेट क्लब कौन सा था जो कि आपका 1792 में स्टैब्लिश हुआ था? देखिए आपके एसएसटी के क्वेश्चन सिर्फ क्लास 10 के नहीं आने हैं। ठीक है, 8th 9th 10th, ठीक है, इन 3 क्लासेस के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। कोई आपका वेल डिफाइंड चीज नहीं है। आपकी एसएसटी के क्वेश्चंस आते हैं लेकिन आपकी 8वीं से एसएसटी आना शुरू हो जाती है। कभी कभी आपके 6 और 7 के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप सिलेबस को हल्के में मत लो, आपको 9 10 तो पढ़नी है लेकिन उसके पहले के क्वेश्चंस भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर आंसर्स। ओके, बिल्कुल सही बोला आपने। आंसर इज कैलकाटा क्रिकेट क्लब।
ओके, द आंसर इज कैलकाटा क्रिकेट क्लब। कैलकाटा क्रिकेट क्लब आपका इंडिया का पहला क्रिकेट क्लब था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, कितनी? 2001 में। तो 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी? यह है आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, बताइए, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले हम समझते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है आपका? नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। ठीक है, तो आपके पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग हैं आपके, इसको हम कहते हैं आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपके 2001 के सेंसस के तहत देखो कि जो भी हम गिनते हैं ना पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, ये जो हम जितना भी आपका काउंट करते हैं ये काउंट होता है आपका सेंसस में। ठीक है, आपका हर 10 साल में, आपका हर 10 इयर्स में एक सेंसस होता है और उस सेंसस में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 2001 में जब आपका सेंसस हुआ था, इसमें कितनी है आपकी डेंसिटी? 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो 2001 में कितनी है आपकी डेंसिटी? 324। देखो इसके बाद आपका एक और सेंसस आया 2011 का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में 2011 का पूछते हैं आपका एग्जाम में, तो आपने बोलना है 382। ओके, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की डेंसिटी है आपकी। कब? 2011 के सेंसस में। ठीक है, 2011 के सेंसस में। स्टूडेंट्स आप यहां पे लिख रहे हो कि पॉपुलेशन से याद आया कि इंडिया पॉपुलेशन में रैंक 1 पर आ गया है। ठीक है, देखिए इसमें कोई आपका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, देखो पहली बात है इसमें कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपका इंडिया आ चुका है। देखो इंडिया का जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था ना, वो थोड़ा फास्ट था और चाइना का थोड़ा सा स्लो था। देखो इंडिया का एंगल ऐसा है, चाइना का एंगल ऐसा है। तो चाइना में आपकी पॉपुलेशन थोड़ी स्लो ग्रो कर रही थी, इंडिया में थोड़ी फास्ट ग्रो कर रही थी। तो उसके हिसाब से आपका एस्टिमेट लगाया है कि इंडिया आपका शायद क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो आपका एस्टिमेट लगाया गया है, ये आपकी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंडिया क्रॉस कर गया है। ठीक है, अभी आपका 2021 का देखो, 2001 में सेंसस हुआ, 2021 में सेंसस हुआ, सॉरी 2011 में सेंसस हुआ, तो आपके 2021 में भी सेंसस की शुरुआत हुई है, उसकी डेटा अभी आनी है, उसमें हमें लगेगा पता कि हमारी जनसंख्या कितनी हो रखी है। ठीक है, तो जब हम 2001 में थे तो हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 101 करोड़। 2011 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 121 करोड़। अब 2021 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी? 1.4 बिलियन, यानी कि आपका कितनी पॉपुलेशन होगी भारत की? 140 करोड़। तो अगर हम 140 करोड़ का आंकड़ा छू जाते हैं तो यस, हम चाइना के बहुत पास पहुंच जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आई क्लियर्ड योर डाउट रिगार्डिंग योर पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि इंडिया में कितनी है? 324 2001 में और 382 2011 में। और अगर हम सोचें कि इस समय कितनी है आपकी डेंसिटी, तो आई कैन टेल यू कि हम 400 क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि इंडिया और डेंस हो चुका है आपका, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है। ठीक है, और साथ में आपका एरिया नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो इसी कारण से आपकी डेंसिटी जो है वो और ज्यादा घनी हो गई है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि आपका जो डेवलप्ड कंट्री होती है उसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल कौन से सेक्टर में काम करते हैं? देखो मैंने पिछले सेशन में आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, इन योर लास्ट सेशन आई डिस्कस्ड विद यू कि आपका
इकोनॉमी में 3 सेक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्शन या प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वन इज योर टर्शरी सेक्टर। तो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो आपकी डिवीजन है इकोनॉमी की, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर टाइप ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो टाइप ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से आपके 3 सेक्टर हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि आपका जो एक डेवलप्ड, जो आपका प्रगति वाला देश होता है जिसमें बहुत ज्यादा प्रगति होती है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है, उसमें सबसे ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं। देखो प्राइमरी में क्या काम करते हैं लोग, प्राइमरी में लोग काम करते हैं आपका खेतीबाड़ी जैसा ऐसे काम जो आपके नेचर से जुड़े होते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी में काम करते हैं आपका इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, और टर्शरी में काम करते हैं आपका सर्विसेज वाला। इसमें एक ट्रेंड है कि जब आप प्राइमरी से टर्शरी में मूव करते हो तो आपकी जो इनकम है वो आपकी बढ़ती है, आपकी इनकम जो है वो बढ़ती है। तो यानी कि डेवलप कंट्री की इनकम बहुत ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका ऑप्शन में दो चीजें हैं तो आपका प्राइमरी इसका आंसर नहीं हो सकता, आपका आंसर क्या होगा, सेकेंडरी और टर्शरी। तो यानी कि आपका आंसर विल बी योर बी, क्योंकि आपके डेवलप कंट्री में ज्यादा पैसा होता है और ज्यादा पैसा आपका सेकेंडरी और टर्शरी में आता है। देखो इंडिया आपका एक डेवलपिंग कंट्री है, ऑलवेज रिमेंबर इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो इसीलिए इंडिया का 42% ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया की 42% पॉपुलेशन किसमें काम करती है, आपका प्राइमरी में। लेकिन यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो उनका आपका 3 से 5% तक पॉपुलेशन ही काम करती है प्राइमरी में। ठीक है, और बाकी का काम करती है आपकी सेकेंडरी और टर्शरी में, इसलिए वो कंट्री आपकी अमीर है। ठीक है, तो जब इंडिया में भी आपका ये ट्रेंड शुरू होगा तो हम भी एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे, यानी कि कम से कम लोग खेती करके भी बहुत सारा आउटपुट निकाल पा रहे हैं, यही आपका डेवलपमेंट का प्रतीक है। ठीक है, देखो इंडिया में आपका 42% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, माइनिंग वगैरह, लेकिन फिर भी लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। इसका मतलब हम डेवलप नहीं है। ठीक है, हम डेवलप कम होंगे जब कम लोग मिलके भी आपका बहुत सारे लोगों के लिए खाना बना सकते हैं, एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस निकाल सकते हैं। तो द आंसर विल बी योर सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, और जब हम बात करते हैं एक डेवलपिंग नेशन की, तो डेवलपिंग नेशन में कहां पे होंगे लोग आपके, प्राइमरी या सेकेंडरी में। ठीक है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में। ओके, एक डेवलपिंग नेशन में आपका ये ट्रेंड होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है आपका, ये पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ से हमारा क्या मतलब है। ओके, यू हैव क्वेश्चन नंबर 28 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल द आंसर। वी हैव क्वेश्चन नंबर 28 इन फ्रंट ऑफ यू। यहां पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन से आप क्या समझते हो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एरिया, नंबर ऑफ पर्सन एडेड पर ईच ईयर, रेट एट विच पॉपुलेशन डिक्रीजेस, या रेट एट विच द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। Okay, Sandhu gave the answer. Guri also gave the answer. Your answer is D. Okay, students. Your answer is the rate at which population increases. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड होता है आपका वो रेट या वो गति जिससे आपकी किसी जगह की, किसी कंट्री की जो है आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर हम बोलें कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड से बढ़ रही है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, अगर हम बोले इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसका मतलब आपकी गति कम है, मतलब धीरे धीरे आपकी इंक्रीज हो रही है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी। Okay, it's a very simple question, just remember the answer of this question is D. Okay, now we have another question in front of you. ये है आपका टॉपिक फ्रॉम वेजिटेशन, इबोनी, मोहोगनी, रोजवुड, रबर, ठीक है, चिंचोना, ये आपके पेड़ हैं किस तरह के फॉरेस्ट के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Student, look at your next question.
ओके स्टूडेंट्स, तो आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस, माउंटेन, मैनग्रूव और रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं आपको मैं बहुत ज्यादा ब्रीफली बताता हूं। ठीक है, देखो डेसिडियस आपके वो फॉरेस्ट होते हैं जो आपके साल में एक बार अपने पत्तों को झड़ने देते हैं। ठीक है, देखो आपका आता है ना एक सीजन आपका ऐसा आता है जब आपके पत्ते झड़ जाते हैं, जिसको हम ऑटम भी कहते हैं। तो जो पेड़ अपने पत्तों को एक सीजन में छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी ब्रांचेस हमें दिखना शुरू हो जाती है, उनके ऊपर पत्ते नहीं होते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, जो पेड़ आपके पहाड़ी स्लोप पे मिलते हैं, ठीक है, जो आपके पहाड़ी स्लोप में मिलते हैं, इनको हम कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। ओके, मैनग्रोव आपके वो फॉरेस्ट हैं जो दलदल वाले इलाके में मिलते हैं आपको, देखो जमीन भी है और पानी भी है, इनको कहते हैं हम मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो बेसिकली आपके सेलाइन वाटर में उग जाते हैं। ठीक है, देखो सेलाइनिटी अगर सॉइल में हो तो कोई फसल नहीं उगती, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो आपके सेलाइन इन्वायरमेंट में उग जाते हैं, पानी नमकीन पानी में आपके उग जाते हैं आपके, तो वी कॉल दैट ट्रीज मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मैनग्रोव ट्रीज। और दुनिया में सबसे ज्यादा मैनग्रोव्स कहां पे हैं? इंडिया में। ऑलवेज रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ योर मैनग्रोव, सबसे ज्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट कहां मिलते हैं आपको? इंडिया में मिलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। एंड द लास्ट वन इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैसे आपके डेसिडियस फॉरेस्ट कभी भी अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, मतलब एक सीजन में अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, तो आपके रेन फॉरेस्ट वो पेड़ होते हैं जो हमेशा ही क्या रहते हैं आपके? एवरग्रीन, हमेशा ही ये हरे भरे रहते हैं, इनके पत्ते कभी भी नहीं झड़ते, किसी भी सीजन में इनके पत्ते नहीं झड़ते। तो दीज आर योर रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो इबोनी, मोहगनी, रोजवुड, रबर, चिंचोना, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ योर डी, यानी कि रेन फॉरेस्ट। ठीक है, रेन फॉरेस्ट को सालाना आपकी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए। ठीक है, और इंडिया में कहां मिलते हैं आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट? आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं आपको, देखो यहाँ पे आइलैंड्स है ना आपके, अंडमान आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड में मिलते हैं आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ आपके वेस्टर्न घाट है, यहाँ वेस्टर्न घाट में मिलते हैं आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है। सो द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज डी। सॉरी, वेरी गुड। हमने डेल्टा का नाम लिया, तो आपका जो सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, वो जो डेल्टा है आपका दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहीं पे आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका एक इवेंट है रशियन रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ। ठीक है, आपका एक इवेंट है रशियन रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ, जिसको हम कहते हैं आपका ब्लडी संडे। ओके, जिसको हम कहते हैं आपका ब्लडी संडे। तो ब्लडी संडे को हमने, मतलब एक ऐसा संडे था जब आपके लोग जो है वो जार निकोलस के सामने के दरबार पे प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पे जो उसके सोल्जर्स हुआ करते थे उन्होंने शूटिंग के ऑर्डर्स दे दिए। ठीक है, और बहुत सारे लोग मारे गए आपके, तो क्योंकि बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट संडे एज अ ब्लडी संडे। तो इनमें से कौन से इवेंट को हम ब्लडी संडे कहते हैं? स्टूडेंट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स। ओके, वी गॉट वन आंसर। आपने कहा बी। नो, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। कोई और ट्राई करना चाहेगा? देखो, ब्लडी संडे इज अ इवेंट जो आपका रशियन रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो आपका जो रशियन रेवोल्यूशन है वो आपकी शुरू होती है 1917 में। ठीक है, और 2 बार आपका इवेंट होता है, एक आपका फरवरी में इवेंट होता है, एक आपका अक्टूबर में इवेंट होता है आपका। ठीक है, लेकिन इनमें से किसी भी इवेंट को हम ब्लडी संडे नहीं कहते हैं। देखो, अब ऐसा नहीं है कि एक दिन आपके 1917 में लोग उठे और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अब लोगों के मन में बहुत लंबे समय से गुस्सा था लोगों के मन में। ठीक है, वो गुस्सा आपका धीरे धीरे पनपा, बहुत सारे साल लगे। तो उस गुस्से का एक कारण यह था कि जो आपका रशिया का रूलर था तजार निकोलस, ठीक है, उसके खिलाफ आपके लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे 1905 में, इन्फ्लेशन वगैरह के रिगार्डिंग, और वहां पे उनको मार दिया गया था। ठीक है, तो 1905 में आपका ब्लडी संडे हुआ था, और 1905 की रेवोल्यूशन में के दौरान क्या हुआ था? आपका ब्लडी संडे हुआ था। लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद भी, 1905 की रेवोल्यूशन के बाद भी आप जो है आपका एक दूमा बनाया गया था। दूमा में क्या होता है
राजा को थोड़ी बहुत एडवाइसेस दी जाएंगी, लेकिन राजा ने उस दुमा की बात नहीं मानी और वो वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर किया, जिसमें आपकी रशिया में और ज्यादा गरीबी आ गई। तो उसके बाद आपका 1917 में और ज्यादा रेवोल्यूशन हुई, और ज्यादा विद्रोह हुआ, और ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, फरवरी के मंथ में भी हुए और अक्टूबर के मंथ में भी हुए, जिसके बाद आपके रशिया को एक जो मोनार्कियल कंट्री यानी जो आपका राजतंत्र था, राजतंत्र से हटाया गया, ठीक है, और उसको क्या बनाया गया, एक सोशलिस्ट कंट्री। रशिया को क्या बनाया गया, एक सोशलिस्ट कंट्री। तो आपका अगर कोई एग्जाम में पूछे कि आपका जो रशियन रेवोल्यूशन थी उसका एम क्या था, तो एम ऑफ योर रशियन रेवोल्यूशन इज योर सोशलिज्म, टू मेक रशिया अ सोशलिस्ट कंट्री। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1905 रेवोल्यूशन। 1905 रेवोल्यूशन आपका जुड़ा हुआ है किससे, रशियन रेवोल्यूशन से, बट दिस इज नॉट दी ओनली इवेंट, ठीक है। इसके 15 साल बाद आपके 12 साल बाद और बड़े बड़े इवेंट हुए, जिसने आपके रशिया को क्या बना दिया, एक सोशलिस्ट कंट्री बना दिया, और रशिया पूरी दुनिया के लिए एक एग्जांपल बन के रहा एज अ सोशलिस्ट कंट्री। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। अब हम बढ़ेंगे आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बहुत जल्दी देना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो ये जो सीरीज है ना आपकी, जो आपका मैं आज डिस्कस कर रहा हूं 20 क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके। जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कल लेके आऊंगा दैट विल लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा बहुत अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना है ताकि हम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर सके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यस वी आर गेटिंग द आंसर्स, वेरी गुड, यू आर गिवन द आंसर 23.5, वेरी गुड, ठीक है। 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, काफी लोगों को कंसेप्ट पता होगा लेकिन काफी लोग इसमें कंफ्यूज भी होते होंगे, ठीक है। तो नाउ लेट अस डिस्कस दिस कंसेप्ट, ओके। ओके, सपोज दिस इज योर अर्थ, ओके, एंड ये जो आपका है अर्थ को दो पार्ट में एक लाइन डिवाइड करती है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री लाइन, ठीक है, और इस 0 डिग्री लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। फिर अगर आप 0 डिग्री लाइन के सेंटर से एक एंगल बनाओगे तो आपका एक एंगल बनेगा 23.5 का, ठीक है। फिर आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, क्या बनेगी ये लाइन आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर ये नॉर्थ में है, ये 0 डिग्री के नॉर्थ में। अब वैसी लाइन आप 23.5 डिग्री की कहां ड्रॉ कर दो, साउथ में, ये बन जाएगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर आप यहीं से सेंटर से एक और लाइन ड्रॉ कर दो, सेंटर से आप एक और लाइन ड्रॉ कर दो 66.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन, तो ये बन जाएगी आपकी आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और वैसी ही लाइन आप 66.5 की ड्रॉ कर दो साउथ में, तो ये बन जाएगी आपकी अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये लाइन है आपकी 66.5 डिग्री साउथ की, ठीक है। अगर आप 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल। अगर आप 90 डिग्री की साउथ में लाइन ड्रॉ कर दो तो बन जाएगा आपका साउथ पोल। देखो ये जो आपका है ना, ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। वाई, क्योंकि आपका ये जो एरिया है ये बताता है कि सूरज की किरणें कहां कहां पड़ेंगी आपकी। तो बेसिकली इतना सा ही एरिया होता है आपका जिसके ऊपर आपकी सूरज की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, ठीक है। इसीलिए आपका जो ये वाला एरिया होता है जिसको मैं येलो शेड करूंगा अभी यहाँ पे, दिस इज द एरिया विच रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट। और ये जो एरिया सबसे कोल्डेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे आपकी सनलाइट इतनी नहीं पहुंचती, अगर पहुंचती भी है तो टेढ़ी पहुंचती है, ठीक है। तो इससे ये जो लाइंस है ना आपकी, इस लाइन से हमें एक्चुअल में लोकेशंस भी लगती हैं पता, और कहीं ना कहीं जगह आपकी कितनी गर्म रहेगी कितनी ठंडी रहेगी हमें वो भी लगता है पता, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ।
अगर इसकी जगह आपका होता ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो आपका आंसर क्या होता? 23.5 या 30 डिग्री साउथ। ओके, ठीक है। और अगर आपसे कोई आर्टिक सर्कल पूछता, नॉर्थ पोल पूछता, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ और साउथ चीजें क्या होती है। बहुत सिंपल है आपका ये है, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को डिवाइड करती है हाफ में, ठीक है। जो आपका इंडिया है, ठीक है, आपको जो इंडिया है, इंडिया को हाफ में डिवाइड करती है क्या? आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखना है चीज को, ठीक है। चलिए, नाउ वी विल मूव नेक्स्ट। हियर द क्वेश्चन इज, इन डेमोक्रेसी जो आपकी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में होती है? देखो, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, ऐसी सरकार, ठीक है, ऐसी सरकार जो जिसको लोगों ने चुना हुआ है आपका, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इस कंटेक्स्ट में आपका सही है, यानी कि इन कंटेक्स्ट ऑफ योर डेमोक्रेसी? वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज आंसर। देखो, जो आपका डेमोक्रेसी का सिस्टम है ना, इसमें डेमो वर्ड का मतलब क्या है? डेमो वर्ड आया पर डेमोग्राफी से। डेमोग्राफी मतलब पीपल, लोग। क्योंकि इस सरकार की पावर ही आपकी लोगों से आती है, तो इनमें से किसी भी ऑप्शन में अगर आपका पीपल होगा तो इट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। डेमोक्रेसी में जो आपके लोग फैसले लेते हैं उनको लोग चुनते हैं, तो इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन कि इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिगार्डिंग योर सीजनल हंगर, ठीक है। देखो, हंगर एक बहुत बड़ा एक इवेंट है जो आज हमारे देश में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन पहले हुआ करता था, ठीक है। अभी तो आपके देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई, व्हाइट रेवोल्यूशन आ गई, गोल्डन रेवोल्यूशन, मतलब हॉर्टिकल्चर में आपकी रेवोल्यूशन वगैरह आई है। बहुत सारे आपके इवेंट्स हुए हैं इंडियन की हिस्ट्री में, जिसके कारण आप इतना ग्रेन्स तो प्रोड्यूस कर लेते हैं कि कोई भूखा नहीं मरता। लेकिन पहले आपका हंगर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, और हंगर के टाइप्स भी होते हैं आपके, ठीक है। तो हर तरह का हंगर तो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक तरह का हंगर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो है आपका सीजनल हंगर। आज भी भारत में सीजनल हंगर की दिक्कत रहती है। तो बताइए कि आपका सीजनल हंगर इनमें से कौन से इवेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सीजनल हंगर इनमें से कौन से इवेंट से जुड़ा हुआ है? देखो, डोंट वरी अबाउट ऑप्शन नंबर डी, इट इज नन ऑफ दिस। बाकी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आप बताइए। तो सीजनल हंगर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। चलो हाँ, पॉवर्टी का एक्सप्रेशन तो है, ये जुड़ा हुआ है आपका। साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, या एब्सोल्यूट हंगर थ्रू आउट द ईयर। देखो, ज्यादा मतलब बातों में नहीं उलझते हैं, सिंपल आपको मैं बता देता हूं। अगर आपका हंगर, अगर आपकी कोई बीमारी भी बहुत लंबी चलती है तो वी कॉल दैट क्रॉनिक, ठीक है। क्रॉनिक मतलब जो लंबी खिंचती है आपकी। तो अगर आपका एक आदमी को हंगर है आपका और थ्रू आउट द ईयर है, तो उसको हम कहते हैं आपका क्रॉनिक हंगर, क्रॉनिक हंगर, ठीक है। लेकिन सीजनल हंगर वो है, देखो एक सीजन में क्या होता है आपका, देखो सिंपल सी बात है, आपके इंडिया में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं, ठीक है, जो खाने के ऊपर बहुत, मतलब जो खेतीबाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपने आज खेतीबाड़ी में बीज को बीज दिया, तो उसका यह थोड़ी है कि आपको हर दिन उसके ऊपर जोर लगाना है, ठीक है। बीजोगे, ठीक है, बीज में बारिश होगी, नेचर अपना काम करेगा और आपको 3 या 4 महीने बाद उसका आउटपुट मिलेगा। तो जो आपका लेबर चाहिए होता है ना उनमें फार्म्स में, वो आपको हार्वेस्टिंग और सोइंग सीजन में चाहिए होता है। तो बीच में काफी सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिलती है। देखो, आपका जितना भी एग्रीकल्चर लेबर होता है उसको हार्वेस्टिंग और सोइंग सीजन में जॉब मिल जाती है, लेकिन जो बीच का जब फसल अपने आप उग रही होती है तब उसको जॉब नहीं मिलती है, तब वो क्या फेस करेगा? फिर वो हंगर फेस करेगा। तो ये है आपका सीजनल हंगर, कि जब आपका हार्वेस्टिंग सीजन ओवर हो चुका होता है, ठीक है, जब आप सोइंग आपका हो चुका है, जब आपकी हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है, तो जो बीच का पीरियड होता है उसमें लोगों को जॉब नहीं मिलती है। सो द आंसर विल बी योर बी। ओके,
तो बी इज योर आंसर, साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। तो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ एक्सपेरिमेंटल बेसिस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताइए। आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू ऑल कि आपका आईसीडीपी, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका कब इंट्रोड्यूस किया गया था? Students, the correct answer is A. Okay, 1975 is the correct answer. ठीक है, देखो इसमें चाइल्ड की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आपकी सरकार ने जो है इनिशिएटिव्स वगैरह लिए थे। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। देखो यूएन एक आपके ऐसा ऑर्गन है या यूएन आपकी एक ऐसा संस्था है जो आपकी 1945 में बनाई गई थी। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र, जिसमें आपका मेन पर्पस क्या है कि आपने सारे राष्ट्रों को संयुक्त रखना है, इकट्ठे रखना है। ठीक है, और इनको इकट्ठे रख के आपने आगे लेके चलना है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे ऑर्गन्स भी होते हैं आपके, यूएन के बहुत सारे अंग हैं, और यूएन का सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग है ना आपका, वो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली। याद रखना, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, और इसमें जितने मेंबर है ना आपके, जो आपका यूएनजीए है, जो आपके यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, जितने इसके मेंबर है उतने मेंबर आज तक किसी और संस्था में हुए ही नहीं। तो कितने मेंबर है आपके यूएनजीए में? 193, यानी कि 193 कंट्रीज आपकी किसकी मेंबर है? यूएनजीए की। ठीक है, अब जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसका एक और ऑर्गन है, उसका एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, देखो जब भी कहीं पे झगड़ा होता है, दो कंट्री आपस में लड़ती है, तो एक कंट्री क्या बोलती है? मैं आपको यूएन में देखूंगा, मैं यूएन में पे कंप्लेन करूंगा। क्यों? क्योंकि यूएन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यूएन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी सिक्योरिटी मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना। तो उस पीस को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन तो होना चाहिए, कोई ना कोई कमिटी या काउंसिल तो होनी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन की जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है वो देखती है आपका पीस के ऊपर, कि पीस हो, शांति हो। तो आपके इसमें कितने परमानेंट मेंबर है? देखो याद रखना कि आपकी जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें टोटल आपके होते हैं 15 मेंबर। तो इफ दे आस्क अबाउट टोटल मेंबर्स, देन योर आंसर शुड बी 15। लेकिन इस 15 में 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं आपके नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, रिमेंबर देयर आर 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? सी। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में आपके 5 जो है वो परमानेंट मेंबर है, 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर है। एक तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, इनकी इलेक्शन होती है। ठीक है, इनकी इलेक्शन होती है और इलेक्शन के बाद इनको 2 साल की टर्म मिलती है, यानी कि ये 2 साल के लिए यूएन में जाते हैं। उसके बाद फिर से इलेक्शन होती है, अगर फिर से इलेक्ट हो गए तो फिर से जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, अदरवाइज नहीं जाएंगे। याद रखना, इंडिया आपका परमानेंट मेंबर नहीं है। परमानेंट मेंबर कौन कौन सी कंट्री है? एक है आपकी यूएसए, एक है आपकी यूके, एक है आपकी फ्रांस, एक है आपकी रशिया, एक है आपकी चाइना। ठीक है, तो जो 5 कंट्रीज हैं ये क्या है? ये है आपके यूएन की परमानेंट मेंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन यूक्रेन वॉर वेयर वाज यूएन? सी, यूएन का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, तो यूक्रेन की वॉर में भी आपका वहीं पे होगा। इफ यू थिंक कि आपका यूएन कुछ नहीं करता, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, यूएन बहुत इफेक्टिवली काम करता है अपना। ठीक है, आप इन न्यूज के प्रोपेगेंडा से मत पढ़िए। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका कि आपकी एक ताकत है, इसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो आपकी कोरियोलिस फोर्स कैसे जनरेट होती है?
ठीक है, किस कारण से होती है आपकी कोरियोलिस फोर्स? देखो कोरियोलिस फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो पूरे दुनिया भर में, पूरे अर्थ में आपकी विंड की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। कोरियोलिस फोर्स के तहत आपका विंड की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स क्यों होती है आपकी, बताओ क्या आंसर है इसका? ओके, वेरी गुड। देखो आपका अर्थ की जो रोटेशन है ना, जो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता है, इस एक्सिस पे घूमने के कारण आपकी फोर्स जनरेट होती है, जिसके कारण आपकी हवाएं डिफ्लेक्ट होती है लेफ्ट राइट ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड। तो वो क्यों होती है? क्योंकि आपका अर्थ रोटेट करता है। तो याद रखना कोरियोलिस फोर्स आपकी होती है किसके कारण? अर्थ की रोटेशन के कारण। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, और कहीं ना कहीं ये आपका वेदर फिनोमेना से या क्लाइमेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका, जो कि आपको आना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेंबर। कोरियोलिस फोर्स आपकी सीधी जाती हुई विंड को डिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है, एंड दिस डिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई winds blowing during the day over the north and northwest India are called। देखो ज्यादातर जब आपकी हवाएं चलती हैं तो उस समय क्या होता है आपका? उस समय आपका मेजरली तूफान आता है, बारिश आती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपकी ऐसी हवाएं चलती हैं जिसमें आपकी बारिश नहीं आती है और वो हीट वेव का कारण बन जाती हैं, ठीक है। तो गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में कभी कभी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, बहुत गस्टी विंड और हॉट और ड्राई विंड चलती है आपकी नॉर्थ और नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम है आपका लू। ओके, इसका नाम क्या है आपका? लू। तो लू कहां होती है आपकी? पंजाब में चलती है, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, इन सब स्टेट्स में जिसको हम नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कहते हैं, वहां पे आपकी लू नाम की एक हॉट ड्राई विंड चलती है, जिसको हम हीट वेव का नाम भी देते हैं। हम नॉर्मल टर्म्स में लू कहते हैं, लेकिन ये हीट वेव है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। इससे बहुत ज्यादा हेडेक होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा फटीग हो जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करती है आपकी ये वाली विंड। तो इसका आंसर है आपका लू। देखो यहाँ पे एक और चीज है आपका काल बैसाखी, ठीक है। अब काल बैसाखी भी आपकी एक हवा है, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं आपका एक इवनिंग थंडरस्टॉर्म है। याद रखना क्या है आपका? ये इवनिंग थंडरस्टॉर्म है, जो कहां चलता है आपका? क्योंकि बैसाखी वर्ड है तो ये लाजमी है सोचना कि हो सकता है कि आपका ये पंजाब में चलता हो, लेकिन असल में ये कहां पे है आपका? बंगाल में। तो आपके बंगाल में इवनिंग थंडरस्टॉर्म जो आते हैं समर से पहले, उसको कहते हैं काल बैसाखी, और ये आते हैं आपके बंगाल में। ओके, नेक्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको मैंने पहले भी बताया है, इसका आंसर हमने आज ही डिस्कस किया है कि इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो आपका जगह है जहां पे आपकी दुनिया की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। द आंसर इज मौसिनराम। आई होप यू नो द आंसर, ठीक है। मौसिनराम आपका 3 पहाड़ियों के बीच में है, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है, जो कि आपकी मेघालय में है, ठीक है। और जब आपकी विंड्स यहां पे एंटर करती है, जब आपकी विंड्स यहां पे एंटर करती है तो क्या होता है? वो विंड्स आपकी वहां पे राइज करती हैं और अपने मॉइस्चर को वहीं पे छोड़ देती हैं, ठीक है। इसलिए मौसिनराम में बहुत बारिश होती है आपकी सालाना, ठीक है। तो मौसिनराम इज द प्लेस विद द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 38। वेरी गुड, आपको इसका आंसर आता था, वेरी गुड। नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 क्वेश्चंस। ओके, अब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो पहले आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा, फिर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो आपका जो राज्यसभा है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या कहते हैं इसको हम? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इसी के ट्रांसलेशन क्या है आपकी? राज्यसभा। अब राज्यसभा जो है इसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, और राज्यसभा का बड़ा भाई क्या है? लोकसभा। क्या है? लोकसभा। तो आपके भारत का जो संसद है, जो आपके इंडिया का पार्लियामेंट है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 आपके हाउसेज हैं, और इन दोनों हाउसेज में आपका बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाते हैं, ठीक है, और लॉ मेकिंग करते हैं।
ठीक है। तो अब इनमें जो आपका लोकसभा है इसमें होते हैं आपके 543 मेंबर्स और राज्यसभा में होते हैं आपके 245 मेंबर्स लॉ बनाने के लिए प्रेजेंटली। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि अगर आपका 543 मेंबर एक हाउस में है और आपको कोई बहुत जरूरी काम करना है तो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, आपका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बहसबाजी हो सकती है। तो उनको संभालने के लिए आपका एक ना एक ऑफिसर बिठाया जाता है, आपका कोई ना कोई ऑफिसर होता है। तो लोकसभा में इन 543 लोगों को संभालने के लिए कौन होता है, आपका स्पीकर। ठीक है, और आपके राज्यसभा को संभालने के लिए जो उसके 245 लोग होते हैं इसके लिए होता है आपका चेयरमैन। ठीक है, तो कहते हैं कि इनमें से कौन सा व्यक्ति आपका राज्यसभा का चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो क्या होता है, मतलब जो बंदा इस गद्दी के ऊपर होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। तो इनमें से कौन सा व्यक्ति ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, द आंसर इज बी, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। देखो भारत का राष्ट्रपति का बहुत सारे काम होते हैं, अगर भारत का राष्ट्रपति ना हुआ तो उसकी जगह कौन काम करेगा, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति। लेकिन जब तक आपका राष्ट्रपति है ये आदमी तो आपका फ्री बैठा है। ठीक है, तो आपके भारत के उपराष्ट्रपति के पास एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये आपका राज्यसभा का डेकोरम मेंटेन करके रखे। ठीक है, तो राज्यसभा का डेकोरम मेंटेन करने के लिए आपका एक और व्यक्ति है, वो कौन है, आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो ऑटोमेटिकली आपका राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा और राज्यसभा का डेकोरम मेंटेन करने में वो हेल्प करेगा। ठीक है, होपफुली दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव फ्रॉम फॉर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे विच इज कि जो आपका भारत का डिस्टेंस है यूरोप से वो आपका 7000 किलोमीटर से कम हो गया है। ठीक है, इनमें से कौन से कैनाल के तहत, पनामा कैनाल, स्वेज कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल या बकिंगम कैनाल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और आपको फटाफट से इसका आंसर देना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे है आपका यूरोप, यूरोप के नीचे आती है आपकी मेडिटेरेनियन सी, फिर आता है आपकी बहुत सारी जमीन, नीचे आता है आपका अफ्रीका और यहां आता है आपका इंडिया। ठीक है, तो अगर आपको यूरोप से पहले इंडिया आना था तो आपको पूरा घूम के आना पड़ता था क्योंकि बीच में जमीन होती थी। ठीक है, तो बाद में आपका यहां से एक कैनाल बनाया गया जहां पे आप डायरेक्टली मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है, रेड सी होते हुए कहां एंटर कर सकते हो आप, आपका अरेबियन सी में। ठीक है, तो आपका अब यूरोप से आप डायरेक्टली कैसे आते हो, यूरोप से आप डायरेक्टली एक कैनाल के थ्रू एंटर कर जाते हो। ठीक है, तो वो कौन सा कैनाल है आपका, सुएज कैनाल है। ठीक है, पहले आपको साउथ अफ्रीका से घूम के आना पड़ता था इंडिया के लिए। ठीक है, आई नो ये डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, बट आप इसे काम चला सकते हो। होपफुली आपको चीजें जो है समझ आ गई होंगी। इसका आंसर है आपका सुएज कैनाल। ठीक है, तो होपफुली ये चीजें आपके लिए क्लियर है। आपको कोई डाउट है इन चीजों के रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है,